नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इस दौर में विकसित भारत के नारे के पीछे छिपे हुए सिस्टम को पर्दे के बाहर निकालने में नागरिकों का एक बड़ा समूह जुटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जेनजी सीजेपी के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ सीएफडी। अब ये सीएफडी कहेंगे ये कौन सा नया आ गया भैया? वो सीएफडी नया नहीं है। सीएफडी का फुल फॉर्म है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। ये सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बनाया था और इसी सीएफडी ने वैचारिक रूप से अगुवाई की थी संपूर्ण क्रांति की, जिसने सत्ता पलट दिया था, तख्ता पलट दिया था और सियासत पलट दी थी। सत्ताधारी पार्टी पलट दी थी। नया प्रधानमंत्री आ गया इंदिरा गांधी के जगह। सब कुछ उसके पीछे जो मूल वैचारिक समूह काम कर रहा था वो सीएफडी थी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, जेपी की बनाई हुई, जयप्रकाश नारायण। ये सीएफडी भी अब मैदान में कूद गई है और सूर्यकांत को पूरा खर्रा भेज दिया है। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी है तो कहते हैं कि नागरिक ही हैं ये भी, और नागरिक ही हैं। इसमें मैं आपको जब नाम बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। ऐसे लगता है कि होंगे कुछ ऐसे ही, क्योंकि इस दौर में तो किसी को भी देशद्रोही बोल दो, कॉकरोच बोल दो, टुटपुजी, कुछ भी बता दो, एजेंट बता दो। हम लोग जैसे हम लोगों को बताया जाता है चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, पप्पू के एजेंट, कांग्रेसी एजेंट, पिल्ले, क्या क्या बताते हैं, कोई बात नहीं, बताते रहिए। लेकिन ये जो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी है, सीजेपी, तो फिर भी मान लिया जेनजी है अभी, मतलब उसको एक कोई फेस या पहचान उसके पीछे नहीं है, न उसके आगे है। लेकिन यहाँ तो न्यू में जेपी के विचार हैं और इस सीएफडी को की अगुवाई करने वाले इस देश में न्यायपालिका के बहुत बड़े बड़े चेहरे रहे। मतलब ऐसे चेहरे कि जब सीजीआई सूर्यकांत वकालत भी नहीं किए होंगे, जब स्कूल स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, उस दौर के प्रख्यात न्यायविद और न्यायाधीश इस सीएफडी को लीड करते थे। तो ये खर्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये खर्रा नहीं है, ये आईना है। और ये आईना नहीं है, ये न्यायपालिका का सच है। और ये न्यायपालिका का ही सच नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम का सच है। जो सिस्टम किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्तित्व, किसी एक महामानव के मान और मर्यादा के चक्कर में कंप्रोमाइज हो चुका है। तो ये मैं आपको पूरी चिट्ठी पढ़ूंगा, बता दूंगा, सुना दूंगा, और फिर इस चिट्ठी का जो निचोड़ है वो भाव से समझेंगे। ले आइए स्क्रीन पर, भाव को जोड़िए। सबसे पहले मैं ये जरूर बता दूं आपको, क्योंकि सीएफडी, मैं कहता हूं कि क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए कि लोग कौन है। ये सीएफडी जब बनी थी 13-14 अप्रैल 1974 को, उसके बाद इसकी अगुवाई करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा, जस्टिस छागला, जस्टिस एमसी छागला। बहुत सारे उनके एमसी जस्टिस छागला आप खाली गूगल में डाल दोगे, बहुत सारे उनके जो है किस्से कहानी आ जाएंगे। जस्टिस छागला आयोग, जस्टिस छागला। तो जस्टिस छागला इसमें प्रोफेसर वीबी जॉन रहे हैं, जस्टिस वीएम तारकुंडे रहे हैं। जस्टिस वीएम तारकुंडे, इनका नाम जब चुनाव सुधार की आप बात करते, खाली आप चुनाव सुधार डालिए और तारकुंडे डाल दीजिएगा गूगल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। तो पढ़ना जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पागल कर देंगे सर, मूर्ख बना देंगे। तो खाली चुनाव सुधार आप लिखिएगा और जस्टिस तारकुंडे लिख दीजिएगा। आपको देखिए, इस देश में चुनाव सुधार पर जो पहली कमेटी बनी, यही सीएफडी ने की। तो पहली कमेटी जस्टिस तारकुंडे थे। और आज भी जब चुनाव सुधार की बात होती है तो इसकी चर्चा होती है। जब दंगे हुए 84 वाले, तो इस कमेटी की रिपोर्ट इतनी मतलब कड़वी, इतनी कठोर रिपोर्ट थी कि उस समय इसकी रिपोर्ट ने हिला दिया। कुलदीप नैयर, भाऊ ने कुछ पल थोड़ा कुलदीप नैयर के साथ बिताया भी। कुलदीप नैयर इस सीएफडी को मैं लीड किया। सौभाग्यशाली रहा कि कुछ
समय के लिए मुझे भी सानिध्य मिला कुलदीप नैयर का। स्टॉलवर्ट थे आशीष, इनके सामने सिर्फ सुनना था, इनके सामने सुनना था, स्ट्रगल सुननी थी, पत्रकारिता के मायने समझने थे। बहुत बड़े नाम। तो कुलदीप नैयर साहब इसमें जो है वो रहे हैं। ये SR हिरेमत, ये अभी भी करंट नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हिरेमत साहब, ये उसमें रहे हैं। इसके साथ इसका आंध्र प्रदेश चैप्टर, गोवा चैप्टर, इंटरनेशनल पैरेलल, ये सब जब मतलब उस पे स्तर पे काम किया है। ये CFD का परिचय इसलिए देना जरूरी था। इसमें तमाम राज्यों में अभी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आंध्र प्रदेश के, जो पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त थे N रमेश कुमार, वो इसके अभी आंध्र प्रदेश चैप्टर में जनरल सेक्रेटरी हैं। इसमें LV सुब्रमण्यम आंध्र प्रदेश चैप्टर में है, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें वी लक्ष्मण रेड्डी ये जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम, और न्याय कानून इस सब की बहुत बेहतर समझ रखने वाले। अब चलिए, इंट्रो तो हो गया, इसलिए CFD बता रहे हैं कि सीधे CFD बता दें आप लोगों को। कौन सा ये सब दोनों बैठ करके कुछ भी नाम रख दिए, मोदी टाइप, DDD, ट्रिपल सीट, CFD, और ले आएगी जो चिट्ठी लिख दिया। तो इसलिए क्लियरिटी थी। अब मैं आपको चिट्ठी हेडलाइन दिखा दीजिए, मैं चिट्ठी फिर पढ़ देता हूँ। हेडलाइन लाइन ये देखिए, we survived the dinosaur, we will survive this too, an open letter to Chief Justice of India on the cockroaches and parasites remark। हिंदी वाला ले आइए हेडलाइन, इसी का हिंदी है। हम डायनासोरों के जमाने से बचे, ये दौर भी सह लेंगे। CGI सूर्यकांत के नाम कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी पर नागरिकों का खुला पत्र। नागरिकों का इसलिए लिखते हैं कि नागरिकों का खुला पत्र, क्योंकि ये सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, लोकतंत्र के लिए काम करने वाले भारतीयों का है ये। हाँ, ये नागरिक हैं। तो चिट्ठी बस हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली महोदय, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी आपके उस बयान का कड़ा विरोध करता है जिसमें आपने पर्यावरणविदों, RTI कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की है। एक वकील द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आपने 15 मई 2026 को अदालत में कहा था, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमले करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है, न ही पैसे में कोई जगह। अगर उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, RTI कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आपके इस बयान से कार्यकर्ताओं में भारी रोष और गुस्सा फैल गया, जिसके बाद अगले ही दिन आपने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। मुझे यह पढ़कर बहुत दुख हुआ, जो ये आगे कोट एंड कोट है, जो सूर्यकांत का बयान सफाई में आया था। मुझे यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा मौखिक रूप में की गई टिप्पणियों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत के पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश पा लिया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसीलिए वे परजीवियों के समान हैं। यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की है। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के युवा मेरे प्रति बहुत आदर और सम्मान रखते हैं। मेरे प्रति बहुत आदर और सम्मान रखते हैं कि मैं रखता हूँ युवाओं पर, गजब है। और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। युवा आपके प्रति सम्मान रखते हैं या आप खुद ही में, मतलब रंजन गोगोई वाला हाल है, युवा आपके प्रति सम्मान रखते हैं या आप बता रहे हो? वाह, ये युवा बताए ना कि आपके प्रति सम्मान रखते हैं, वाकई रखते हैं, आपके कहने पर ही पार्टी बन गई। अब आगे लिखा जाता है चिट्ठी में, यह एक बेहद कमजोर सफाई है क्योंकि आपका बयान सीधे तौर पर उन कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाता है जिनके बारे में आपने यह मान लिया है कि यदि वे युवा हैं और कार्यकर्ता बन गए हैं तो इसका मतलब है कि वे कोई रोजगार पाने में असफल रहे होंगे। संक्षेप में कहें तो वरिष्ठ वकील का दर्जा मांगने वाले एक वकील के मामले का संदर्भ लेते हुए आपने उन सभी लोगों पर लांछन लगाने की कोशिश की है जो देश के आम नागरिकों के हक में आवाज उठाते हैं।
हमें हैरानी होती है, क्या आप एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए स्वयं ऐसी किसी सफाई को स्वीकार करते? आपके लिए यही उचित होता कि आप अपनी उन कटु और अनुचित टिप्पणियों को वापस ले लेते और अपनी अनजाने में हुई इस चूक के लिए माफी मांग लेते। माफी तो बिल्कुल ही जरूरी थी। आखिर आपकी इस टिप्पणी के पीछे क्या न्यायिक तर्क था? इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बिल्कुल करीब है जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को आंदोलन जीवी बताया था। उस बयान के करीब मतलब आप एक ही मेंटल सेटअप के लोग हैं। उन्होंने कई नाम दिए हैं, अर्बन नक्सल, लुटियंस दिल्ली गैंग, खान मार्केट गैंग, और इसके अलावा बेझिझक राष्ट्र विरोधी भी कहा है। बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी है, लेकिन आंदोलन जीवी वाला नाम सबसे अलग है। इससे आलोचना के प्रति उनकी नापसंदगी जाहिर होती है। लेकिन जब उन्होंने वह शब्द गढ़ा तो हमने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि हम उन्हें एक दलीय राजनेता के तौर पर जानते हैं जिनका अपना स्वार्थ होता है और जो उन व्यक्तियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्होंने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि वे हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों नापसंद करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी नापसंदगी बेहद परेशान करने वाली है। सभी कार्यकर्ताओं और सच कहूं तो सभी नागरिकों और अब तक न्यायपालिका पर, विशेष रूप से उच्च न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रहा है। लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण और बिना मांगी टिप्पणी में न्यायपालिका में हमारे भरोसे को जरा झटका लगा है। हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या किसी जज के निजी पूर्वाग्रह उनकी उन ऊंची ऊंची बातों में कोई भूमिका निभाते हैं जिन्हें वे लंबे और विद्वतापूर्ण फैसलों के रूप में पेश करते हैं। आपकी याद ताजा करने के लिए हम बता रहे हैं कि 20 अगस्त 2024 को राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स, किशोरों के निजता के अधिकार के संबंध में, इसमें स्वतः संज्ञान मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया, ये दोनों जज को बीच में ही मैं एक बार प्रणाम करता हूं, ये दोनों जज हैं वाकई। जिसके नाम चिट्ठी लिखी है उनको तो पता नहीं। उज्जवल भुइया की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और उनकी टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था, कोर्ट के किसी भी फैसले में जज के अलग अलग विषयों पर निजी विचार शामिल हो सकते हैं। इसी तरह कोर्ट पार्टियों को सलाह देकर या आमतौर पर सलाह देकर अपनी सलाहकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जज को किसी मामले पर फैसला देना होता है, न कि उपदेश देना होता है। ये उज्जवल भुइया और जस्टिस ओका ने कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला रद्द करते हुए कहा था कि आप फैसला सुनाओ, उपदेश मत दो। उपदेशक इस देश में तो घूम रहे हैं, राम रहीम से लेकर और आसाराम तक। ये सभी जजों के लिए सुनहरे शब्द हैं। हालांकि पूर्वाग्रह न्यायिक अतिरेक में भी झलक सकता है। आइए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी का ही उदाहरण लें, जिसे उस बेंच ने खारिज कर दिया था जिसमें आप भी शामिल थे। न केवल उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई, बल्कि आपने उन्हें 1 साल तक दोबारा जमानत अर्जी लेकर आने से भी रोक दिया। आपके निजी पूर्वाग्रह के अलावा हमें आपके इस फैसले के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता। आप 1 साल तक उमर और शर्जील जैसे कॉकरोच को नहीं देखना चाहते, तिलचट्टे को नहीं देखना चाहते। आपके गुस्से का निशाना आमतौर पर बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वो कार्यकर्ता थे जो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर भी सक्रियता न्यायपालिका के लिए कोई नई चीज नहीं है। भारत में खुद न्यायपालिका की भी न्यायिक सक्रियता की एक परंपरा रही है। कानूनी विद्वान उपेंद्र बख्शी ने कहा था कि विभिन्न सामाजिक समूह जजों का मूल्यांकन उनके हितों जर्जा का मूल्यांकन उनके हितों, विचारधाराओं और मूल्यों के आधार पर एक्टिविस्ट के तौर पर करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई तय परिभाषा नहीं मिली। आखिर में उन्होंने यह परिभाषा अपनाई। एक एक्टिविस्ट जज वह व्यक्ति होता है जिसने उस सत्ताधारी वर्ग की उम्मीदों को तोड़ा हो जिसने उसे जज की कुर्सी पर बिठाया था। ये जज के मूल्यांकन की बात है। जज की कुर्सी पर बिठाया था, उसकी उम्मीद ही तोड़ दिया, वही एक्टिविस्ट जज है। लेकिन फिर सत्ता समर्थक न्यायिक सक्रियता भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि न्यायपालिका अभी उस दौर से गुजर रही है या नहीं, लेकिन हमें एक मामला याद आता है। 25 सितंबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्री नंदन की कुछ विवादित टिप्पणियों के वायरल क्लिप से जुड़े
एक मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक वीडियो में उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके का जिक्र करते हुए देखा गया जो जाहिर तौर पर मुस्लिम बहुल है और उसे उन्होंने पाकिस्तान कहा। एक दूसरे वीडियो में उन्हें वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में एक महिला वकील के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जज द्वारा खुली अदालत में खेद व्यक्त किए जाने के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। 5 जजों की पीठ ने अपने आदेश में कहा, इसलिए अदालतों को न्यायिक कार्रवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियां करने से सावधान रहना चाहिए जिन्हें महिला विरोधी या हमारे समाज के किसी भी वर्ग के प्रति पक्षपातपूर्ण माना जा सकता हो। चिट्ठी लंबी है, मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी से। माय लॉर्ड, हम तिलचट्टे 65 मिलियन साल पहले जुरासिक युग में अस्तित्व में आए थे, जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। एक आसमानी आफत ने हमारे विशालकाय दोस्तों को इस ग्रह से मिटा दिया, लेकिन हम बच गए और हम बचे रहेंगे। तानाशाहों के बूट किसी एक तिलचट्टे को तो कुचल सकते हैं, लेकिन हमारी प्रजाति बची रहेगी। हम कल भी थे, आज भी हैं। जब तक जन विरोधी नीतियां रहेंगी तब तक हमारा भी अस्तित्व रहेगा। हम असमानता और अन्याय से भरे इस तंत्र के ही एक उप उत्पाद हैं। दुर्भाग्य से आप दीमकों को नहीं देख पाए। वे आपकी किताबों, फर्नीचर, अलमारी, आपके घर के दरवाजे तक चट कर जाते हैं। वे उन सरकारी फाइलों को भी खा जाते हैं जिन्हें आप जांच पड़ताल के लिए मंगवाते हैं। इतना ही नहीं, वे तो पूरे के पूरे जंगल ही खा जाते हैं। हमारे जंगलों का बेरहमी से दोहन इन्हीं दीमकों द्वारा किया जा रहा है, जो आम लोगों की कीमत पर फलते फूलते हैं। ये आम लोग हैं, गरीब आदिवासी, जिन्हें जबरदस्ती उनके जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, ताकि उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हमारी जगह बनाई जा सके, जो चुनाव और सरकारें भी चलाते हैं। हमारा अस्तित्व इसलिए है ताकि हम इन दीमकों को यह बता सके कि वे और कुछ नहीं, बस दीमक ही हैं। ऐसे दीमक जो किसानों और मजदूरों द्वारा बनाए गए इस देश को ही भीतर से खोखला कर रहे हैं। माय लॉर्ड, आप सहमत हो या न हो, हम तो यही मानते हैं कि समाज के वंचित तबकों के हितों की रक्षा करना ही न्यायपालिका का सबसे पहला और सबसे अहम कर्तव्य है। यह कोई पुण्य कमाने वाला काम नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता और विकास की भेंट चढ़े पीड़ित लोग आज भी आपके पास आते रहेंगे। इसलिए हमारी मौजूदगी से नाराज होने का आपके पास कोई कारण नहीं है। हम वंचितों के हितों की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम इसे आगे भी निभाते रहेंगे। अब फैसला आपको ही करना है कि आप संविधान के साथ खड़े होकर इन तिलचट्टों का साथ देंगे या फिर दीमकों के हितों की रक्षा करेंगे। सादर, आनंद कुमार और शशि शेखर प्रसाद। आनंद कुमार वही हैं जो जेएनयू में प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके हैं, वही आनंद कुमार हैं। और इन्होंने लिखा है, तिलचट्टों की महत्ता पर इतना लंबा लेटर। भाऊ, पत्र वही है आशीष जी जो हमने कहा। हाँ, अब कुछ दर्शक ये भी कह सकते हैं कि जब एक बार उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने तो नहीं कहा था ऐसा, मेरा कुछ आशय ऐसा था, तो हम फिर कह रहे हैं कि चंद्रकांत जी फिर गड़बड़ कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, सॉरी, क्या इतने चंद्रकांत सूर्यकांत, ये कांत वो कांत हो गए ना, तो सूर्यकांत जी गड़बड़ कर रहे हैं। अब इसमें सूर्यकांत जी गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? आप उस सूर्यकांत जी का वो वीडियो है, उस वीडियो में उन्होंने कहीं भी फर्जी डिग्री का जिक्र नहीं किया। बाद में एक्सप्लेनेशन देते समय उन्होंने कहा कि मैं इस देश के युवाओं की इज्जत करता हूं, वो मेरी प्रेरणा देते हैं, लेकिन मैंने फर्जी डिग्री लेकर काम करने वाले लोगों के बारे में बोला। तो फर्जी डिग्रियां जो है वो पायलट, वो वकील और बाकी जगह चलते होंगे, डॉक्टर्स, लेकिन मीडिया में डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, संपादक के तौर पर मैंने काम किया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है मीडिया की, मैं एक ग्रेजुएट हूं। ऐसे कई पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया लेकिन पत्रकार माने जाते हैं। सोशल मीडिया के लिए भी डिग्री की जरूरत नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन था उनका, क्योंकि लगातार संविधान की अवहेलना करते हुए कुछ डिसीजंस ऐसे लगे। देखिए, उन्होंने लॉ की डिग्री ली होगी, हमने तो नहीं ली, लेकिन हमें इतना तो संविधान समझता है और समझता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
यदि 27,000 लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है तो गड़बड़ तो है। 27 लाख लोगों को उसके बगैर चुनाव कैसे हो सकते हैं? ये गड़बड़ तो है। और इस पे तो बोलेंगे, जब इस पे हमलावर होता है सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता पक्ष का गान गाता है और उनको ये सूट होता है, तो उन्होंने तो जय जयकार की मेन मीडिया ने। लेकिन सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट जब इस पे बोलने लगे तो उससे आहत होकर वो जो गुस्सा है वो वकील के वहां आया। वो अभी भी बोल सकते थे कि गुस्से में मैं माफी मांगता हूं, भाई हो गया मेरे से। कोई ये देश बहुत, इस देश का जो कॉकरोच है वो बहुत बड़े दिल का है, वो माफ भी कर देता। लेकिन आपने फिर उसमें लिपापोती करते समय भी झूठ बोला कि मैंने जो फर्जी डिग्रियां लेके आते हैं, हमारे लिए डिग्री की जरूरत नहीं है सूर्यकांत जी। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जहां डायनासोर्स चले गए वहां हम बच गए। इसके मायने क्या है? 66 मिलियन साल पहले, मतलब आप ये समझ लीजिए 6 करोड़ 60 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर पूरे पर्यावरण में एक ही नाम गूंजता था, डायनासोर्स। बड़े बड़े प्राणी थे, वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, बहुत ह्यूज थे, और उनका ही साम्राज्य था, वही राज करते थे। राज करते मतलब चुनाव उनाव नहीं होता था वहां पे, राज करते मतलब तो वही सब कुछ थे। एक 6 मील चौड़ा बड़ा पहाड़ आके मैक्सिको के साइड पे टकराया पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी हिल गई, भयानक विस्फोट हुआ, लाखों एटम बॉम्ब फूटने जितनी ऊर्जा आ गई, रेडिएशन हुआ, डस्ट से आसमान इतना हो गया कि सूर्य प्रकाश नहीं आया कई साल पृथ्वी पर, हिम एज जैसी स्थिति हो गई। जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन जिसको हम कहते हैं, वहां लावा का विस्फोट हुआ, सारा जल के राख हो गया रेडिएशन से, जलने से। और जब सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है तो अनाज उगना बंद हो गया, भूख से लोग मर गए, मतलब लोग मतलब डायनासोर्स, और पूरे डायनासोर्स लुप्त हो गए। 75%, 75% जो है, जितने जीव जंतु थे 75% जीवित चीजें मर गई। 25% कौन बचे? छोटे डायनासोर्स, जो डायनासोर्स का छोटा रूप था, जो जिसको हम बर्ड्स के रूप में आज देखते हैं, पंछियों के रूप में देखते हैं, वो बचे। छोटे छोटे जीव जंतु बचे, क्योंकि वो डायनासोर की वजह से छुप के बैठते थे, वो 24 घंटे अंधेरे में रहते थे, तो उनको अंधेरा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खाते कम थे बेचारे, उनकी पेट की भूख कम थी, तो जो मिला उसी पे वो खाते गए। और उसके बाद फिर पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे वो डस्ट का बादल छटा, सूर्य प्रकाश आने लगा, बरसात होने लगी, नदियां बहने लगी, धीरे धीरे जीवन का सृजन हो गया। फिर बाकी प्रजातियां आई। इंसान तो बहुत बाद में है, इवोल्यूट हुआ धीरे धीरे बंदर से। ये इतिहास है। तो उस टाइम पे भी डायनासोर्स जहां खत्म हो गए, प्रलय आया, उसमें भी कॉकरोचेस बच गए। इसीलिए उस पत्र में लिखा गया कि जहां डायनासोर्स चले गए साहब, फिर भी हम बच गए। ये समय भी चला जाएगा। ये समय वर्तमान में भारत में जो चल रहा है वो वही है। एक विचारधारा ने जोर से मारा है भारत को, गुब्बार उठाए उससे, उससे संविधान की जो रोशनी आती है, जिस संविधान की ऊर्जा से देश चल रहा था, उसको ढक लिया है इस काले बादल ने। फिर एक बार लोकतंत्र नष्ट हो सकता है, नष्ट होने के कागार पे, बचाए क्या लोकतंत्र में। लेकिन इसके बावजूद जो कॉकरोच आप कहते हो,
वो उसमें भी जिंदा रहेगा और नए सृजन की तरफ बढ़ेगा। ये कॉकरोच पार्टी, तब तो कॉकरोच पार्टी बनी भी नहीं थी, ये लेटर लिखा गया तो शायद ये कॉकरोच पार्टी का थीम होना चाहिए। ये कॉकरोच पार्टी का बूस्टर डोज है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो घर बैठे हैं, अरे यार इनसे कौन लड़ेगा, इनसे कोई पार नहीं कर सकता, अब तो ऐसे ही चलेगा, अब यही चलेंगे, ये किसी को नहीं आने देंगे। ये जो नरेशन है, इसको ये पत्र ध्वस्त करता है और ये पत्र मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, लेकिन इस पत्र की भाषा पूरे देश के लिए है। न्यायपालिका को इससे कोई फर्क पड़ेगा हमें नहीं लगता, इस क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं। उस रद्दी के टोकरे में पत्र डाल दिया होगा उन्होंने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे कॉकरोचों को फर्क पड़ता है। ये हमारे लिए गीता का उपदेश है, ये पत्र गीता का उपदेश जैसा है। और इसीलिए कितनी भी मायूस हो, लोग हमको कहते हैं चुनाव दर चुनाव, अरे क्या यार तुम बोलते, फिर भी वही लोग जीत के आ गए। लेकिन जब बहुत ज्यादा मायूस होते हैं, गांडीव नीचे रखने का प्रयास करते हैं, तो सीएफडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं, जेनजी सामने आता है, और फिर हमें लगता है कि नहीं, फिर शंखनाद होता है, फिर गांडी उठाया जाता है। ये आप सबके लिए है। नवम्यत मत होइए, नवम्यत मत होइए। बहुत सही नाम दिया है सूर्यकांत जी ने, जाने अनजाने दिया, उन्हें इतना सोच के नहीं दिया होगा, जाने अनजाने में वो कॉकरोच कह गए। लेकिन कॉकरोच कह के उन्होंने ये बात भी तमाम कॉकरोचेस को, हमारे जैसे को समझा दिया कि तुम चिंता मत करो, जहां डायनासोर चले गए तो ये भी डायनासोर चले जाएंगे। जो इस राजनीतिक तांडव करके संविधान को समाप्त कर सर पे मनुस्मृति लेकर घूम रहे हैं, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा ना, फिर एक बार मैं कहता हूं कि जिस दिन यदि सत्ता परिवर्तन हुआ, कोई भी सत्ता में आए, हमारी गुजारिश होगी भारत रत्न जो है वो सूर्यकांत जी को देना होगा। उन्होंने इस देश में एक बूस्टर डोज दिया, इस कुंभकर्ण जैसे सोए हुए इस जेनजी को जगाया है। चिट्ठी को पढ़ने पर हम तो ये निवेदन करेंगे, ये चिट्ठी बड़ी मेहनत से, बहुत इतनी लंबी चिट्ठी पढ़ने में सांस फूल जाती है, तो ये कम से कम हम तो पढ़ ही दिए पूरा, तो एक बार पढ़ लें। हम उनको तो तेज तेज बोल के पढ़ना नहीं है कि पूरे कोर्ट रूम को सुनाना हो, उनको तो मन में पढ़ना है, एक बार मन में ही पढ़ लें, यही गुजारिश है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी खबरें हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, हम लेकर के आते हैं। नमस्कार। नमस्कार।